नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पिछली 2 कक्षाओं से हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं। हम ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टडी कर रहे हैं और आज ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की हमारी आखिरी क्लास होगी। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की हमारी लास्ट क्लास होगी। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा होगा, काफी छोटा सा 15-20 मिनट का लेक्चर होगा क्योंकि पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके थे। एक हिस्सा बचा हुआ था जो हमें आज की क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा था, उसको रिकॉल करते हैं और फिर बचे हुए टॉपिक को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो कल की क्लास में अगर आप देख पाए तो हमने औद्योगिकीकरण से पढ़ना शुरू किया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पढ़ना शुरू किया था। एक ऐसी स्थिति जब किसी देश के पारंपरिक उद्योगों का पतन होता है और उसके एवज में नए उद्योगों की स्थापना नहीं होती है, तो इसे हम औद्योगिकीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। भारत में 1800 से 1850 का जो दौर रहा वो औद्योगिकीकरण का दौर माना गया। इसके प्रमुख कारण थे विभेदीकृत कर प्रणाली या इंपीरियल प्रेफरेंसेस, ब्रिटेन का औद्योगिकीकरण, भारत से बहुत सस्ती कीमतों पर कच्चा माल लेकर के जाना, भारत में रेलवे का विकास, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली, ये सारे इसके महत्वपूर्ण कारण थे। और 1813 में मुक्त व्यापार की नीति और ददनी और तिनकठिया जैसी प्रथाएं। वहीं शोरा अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट जो बिहार में होता था, उसकी जगह चिली में प्राकृतिक नाइट्रेट के भंडार मिल गए, उसके बारे में पता चल गया। फिर शोरा का व्यापार भी लगभग खत्म हो गया। हमने प्रभावों की बात की थी कि भारत की राष्ट्रीय आय 1800 में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 19.6% का योगदान देती थी। वहीं 1913 में ये 1.4% रह गई। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कोल्हापुर और सतारा का शीशा उद्योग, ढाका का मलमल उद्योग, लाहौर का गलीचा, नागपुर का सिल्क उद्योग, बनारस का जरी उद्योग, अहमदाबाद की धोतियां और लखनऊ का चिकन बॉर्डर, ये भारत के पारंपरिक उद्योग थे। ये इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी और ये सारे पारंपरिक उद्योग खत्म हो गए, ये सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। विलियम बेंटिक ने कहा कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। लॉर्ड लिटन ने सूती कपड़ियों पर आयात कर घटा दिया और 61-62 में भारत से कपास निर्यात बढ़ा क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया। और जब अमेरिका के गृह युद्ध की समाप्ति हो गई तो एकदम से भारत से कपास की मांग कम हो गई, इंडिया से कपास की डिमांड को कम कर दिया गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने कृषि के वाणिज्यीकरण की बात की, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस किया। वाणिज्यीकरण का अर्थ होता है खाद्यान्न के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। जब किसान खाद्यान्न के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाते हैं, फूड ग्रेन्स के जगह पर कमर्शियल क्रॉप को उगाते हैं, तो इसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसान पहले से ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने फोर्स किया किसानों को कि वो अपनी जमीन पर अधिक से अधिक हिस्से पर वाणिज्यिक फसलें उगाएं ताकि उन्हें ज्यादा भू राजस्व मिल सके, ज्यादा लैंड रेवेन्यू मिल सके और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल मिल सके। यही कारण रहा कि भारत में खाद्यान्न की कमी आ गई और थोड़ा सा भी अकाल भारत में भयावह रूप लेने लगा। इसके प्रमुख कारणों में हमने यही डिस्कस किया था। तथ्य यह रहे कि 1773 में अफीम की खेती पर ब्रिटेन का एकाधिकार हो गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन के लोगों को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार मिलने लगा और ये इसी क्रम में उन्होंने चाय के बागानों की स्थापना भी की। 1837 में 1833 में लखीमपुर में चाय बागान बना। चबुआ असम में, चबुआ को टी सिटी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन का चाय बागान बना और 40 में असम चाय कंपनी की स्थापना होती है। प्रभावों में हमने यही देखा कि इससे भयंकर अकाल पड़े। 1866 का उड़ीसा अकाल, 76 और 78 का महान अकाल जिसमें 50 लाख लोग मारे गए।
1926 में कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लिन लिथगो की अध्यक्षता में शाही कृषि आयोग बनाया गया या रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया। यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है। बंधुआ मजदूरी की बहुत सारी प्रथाएं चालू हुई, याद रखिएगा। बंधुआ मजदूरी की कमियोटी प्रथा ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में थी। दुबला हाली प्रथा ये सूरत में थी और पन्नियल हाली की प्रथा ये तमिलनाडु में थी। वहीं ददनी और तिनकटिया जैसी पद्धतियों को भी अपनाया गया। ददनी प्रथा के तहत एक अग्रिम देकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था और तिनकटिया पद्धति के तहत किसानों को, विशेष तौर पर चंपारण में ये प्रथा लागू थी कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना होगा, इंडिगो का कल्टीवेशन करना होगा। हमने ये सारी बातें पढ़ी। फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ, अर्थात धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का मतलब था कि भारत से बहुत सारा पैसा ब्रिटेन जा रहा था, लेकिन इसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। इस सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, wealth, wants and means of India, on the commerce of India, poverty and un-British rule of India जैसी किताबों में पेश किया। याद रखिए, इसे अन-ब्रिटिश इसीलिए कहा गया क्योंकि वही ब्रिटेन की सरकार जब ब्रिटेन के लोगों पर शासन करती थी तो उन्हें अधिकार देती थी, पर वही सरकार जब भारत में शासन करती थी तो भारत के लोगों को अधिकार नहीं मिलते थे। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने कहा कि 67-68 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपए हुआ करती थी। हम आगे बढ़े, हमने एक शब्द भी पढ़ा, गृह प्रभार अर्थात होम चार्जेस, जिसके द्वारा भारत का पैसा ब्रिटेन के लिए जा रहा था। इसमें कंपनी के शेयर धारकों का लाभांश था, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज था, विदेशी पूंजी निवेश पर लाभांश, यूरोपीय अफसरों के पेंशन भत्ते, लंदन में जो भारत का कार्यालय था उसमें किया गया खर्च और अधिकारियों के वेतन। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1895 में ब्रिटिश सरकार को एक आयोग बनाना पड़ा जिसे वेलबी आयोग के नाम से जाना जाता है, और अगले ही साल 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सायानी, और रहीमतुल्ला सायानी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ इसमें पहली बार दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को प्रेजेंट किया। ठीक है, सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। उसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे ऐसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, गणेश वासुदेव जोशी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, गोपाल कृष्ण गोखले विधान परिषद में भाषण दिया था, रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और लाला लाजपत राय इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इन सभी में धन के निष्कासन की आलोचना की गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने देखा था कि दादा भाई का जन्म नवसारी मुंबई में हुआ और उनकी मृत्यु भी मुंबई में हुई थी। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और ये सवाल पूछा जाता है कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। फिर ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबेरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो यही प्रमुख बातें हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बातें हमने कल पढ़ी थी वहां से बहुत से सवाल पूछे गए हैं, आगे भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। अच्छे से टॉपिक को तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सामान्यतः नहीं आते, पर जब आ जाते हैं तो 1-2 आ जाते हैं और फिर लगता है कि काश ये टॉपिक भी हमने साथ में पढ़ लिए होते, विश कि हमने ये टॉपिक भी साथ में ही कंप्लीट कर लिए होते। तो अब हम अगले हिस्से पर आ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, और हमारा अगला जो हिस्सा है छोटा सा ही हिस्सा है। इसमें हमें आधुनिक उद्योगों की स्थापना को पढ़ना है,
मॉडर्न इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को पढ़ना है, कुछ अकाल आयोगों की चर्चा करना है, थोड़ी सी चर्चा हम रेलवे के बारे में दोबारा कर लेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखो, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास कैसे हुआ, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है कि दो तरह से उद्योगों का विकास हुआ। भारतीय पूंजी से जो उद्योग बने वो सूती वस्त्र और लोह उद्योग थे, और ब्रिटिश पूंजी ने मुख्य रूप से रेलवे, चाय और जूट में निवेश किया। रेलवे में, चाय में, जूट में, कॉफी में, इन सब के उत्पादन में ब्रिटिशर्स की ज्यादा रुचि थी। भारतीयों ने ज्यादातर जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सूती वस्त्र उद्योग में लगाया। ठीक है। अब पहले विश्व युद्ध के पूर्व भारतीयों द्वारा छूट व सहायता की मांग की गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। इसमें प्रमुख उद्योग देखें तो पहला फैक्ट्री अधिनियम, यहाँ ये टेबल ही सब कुछ है, टेबल से ही सवाल आते हैं। जो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था वो 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय। जो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था वो 1881 में लॉर्ड रिपन लेकर के आया था। आप जानते हैं कि यह सवाल आता है एग्जाम में। और इस अधिनियम के द्वारा 7 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया था और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के घंटे सीमित किए गए थे। तो बाल मजदूरी रोकने का पहला प्रयास भी 1881 के फैक्ट्री अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1881 के फैक्ट्री एक्ट के द्वारा यह कोशिश की गई थी। फिर बैंकिंग संकट। बैंकिंग संकट भारत में 1913 से 1917 के बीच में आया, जब बैंक का फेलियर होने लगा। इसी के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अवधारणा लाई गई, जब प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर इसी समय पर आप देखेंगे कि हिल्टन यंग समिति की सिफारिश के आधार पर, हिल्टन यंग कमेटी 1919 के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना एक केंद्रीय बैंक के रूप में की गई थी। तो ये बैंकिंग क्राइसिस का बहुत बड़ा रोल था उस पूरी कहानी में। पहला आधुनिक कागज कारखाना 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में खोला गया, लेकिन ये असफल हो गया। ठीक है, पहला आधुनिक कागज कारखाना पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में खोला गया, लेकिन ये असफल हो गया। तो पहला सफल कारखाना जो कागज का खुला वो भी वेस्ट बंगाल में खुला 1870 में बालीगंज में। यहां से वास्तविक कागज उद्योग की शुरुआत होती है, क्योंकि ये कारखाना सफल हो गया। जो पहला श्रीरामपुर में खोला गया था वो फेल हो गया, लेकिन उसके बाद जो बालीगंज में खोला गया ये सफल रहा साथियों। फिर पहला आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाना ये 1876 में कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया और कंपनी का नाम था लाल इमली। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि ऊनी वस्त्र का आधुनिक कारखाना पहला कहां पर खोला गया? लाल इमली, कानपुर उत्तर प्रदेश। पहला जूट कारखाना कहाँ खोला गया? जूट में बहुत रुचि थी अंग्रेजों को, क्योंकि यहाँ से रिटर्न अच्छा मिलता था। तो जूट का जो पहला कारखाना है ये भी कलकत्ता के रिसरा में खोला गया 1855 में। जॉर्ज ऑकलैंड ने इसमें निवेश किया था हुगली नदी के किनारे। पहला चीनी उद्योग 1840 में बेतिया बिहार में खोला गया और 1903 में देवरिया उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ था, ये जो बेतिया बिहार में खोला गया ये उतना सफल हो नहीं पाया। सफल जो हुआ वो 1903 में देवरिया उत्तर प्रदेश वाला हुआ, प्रतापगढ़ वाले जगह पर जो है ये ज्यादा फेमस हुआ। सीमेंट उद्योग का जो आविष्कार है ये 1824 में जोसेफ एस पार्डिन ने किया था पोर्टलैंड इंग्लैंड में। भारत में जो पहला सीमेंट संयंत्र लगाया गया वो 1904 में चेन्नई में लगाया गया साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। और कटनी सीमेंट कंपनी, जिसमें बड़े पैमाने पर सीमेंट का उत्पादन हुआ, 1910 में कटनी सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी के द्वारा लगाया गया। इक्का दुक्का सवाल ही बने हैं, पर चूंकि हम चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी क्रम में हमने सारी चीजों को पढ़ लिया। कागज का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन 1881 में लेके आता है।
फिर पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में खोला गया 1904 में। इसके अलावा पहला स्टील कारखाना जमशेदपुर में खोला गया था, जो हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो यही मुख्य बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी। अब जब उद्योगों की बात हो रही है तो उद्योगों से जुड़ी हुई कुछ समितियां भी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समितियों के बारे में पढ़ना। तो 1884 में 1884 में बंबई मिल हैंड एसोसिएशन बनाई गई, या हैंड मिल एसोसिएशन बनाई गई। ये भारत का पहला श्रमिक संघ था, ये इंडिया का पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, और इसे नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा बनाया गया था। अब आप देखिए, आप कहेंगे सवाल कैसे आते, आप जाकर के पिछले 2-3 सालों का प्रश्न पत्र निकालिए और उसमें नारायण मेघाजी लोखंडे, ये सीधा नाम पूछा गया है कि नारायण मेघाजी लोखंडे का योगदान किस क्षेत्र में रहा, या ये कौन थे। तो ये मजदूरों के नेता थे, एक लेबर यूनियन के लीडर थे। तो ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का पहला श्रमिक संघ बनाया था, इंडिया की पहली लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और इन्होंने ही कहा था कि मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश भी मिलना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिलना चाहिए, 1 दिन की छुट्टी होना चाहिए। फिर 1907 जमशेदपुर इस्पात संयंत्र, ये भारत में पहला आधुनिक इस्पात संयंत्र था जो जमशेदजी नसरवानजी टाटा जी ने खोला था। 1916 हॉलैंड कमीशन, भारतीय औद्योगिक आयोग इसका नाम था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक विकास की संभावनाओं की जांच करने के लिए हॉलैंड की अध्यक्षता में इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन या भारतीय औद्योगिक आयोग बनाया गया था। 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह के नेतृत्व में वित्तीय आयोग बनाया गया था, और इसने भी कहा था कि भारतीय उद्योगों को वित्तीय समर्थन दिया जाना चाहिए। एकवर्थ कमेटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम इकोनॉमी में इन बातों की चर्चा करते हैं कि एकवर्थ नाम का एक आयोग बनाया गया, और इसी आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 2017 में दोबारा से 2017 में दोबारा से विवेक देबराय समिति की सिफारिश के आधार पर आम बजट और रेल बजट को एक साथ कर दिया गया था। फिर 31 अगस्त 1920 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी। तो इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ये प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। 1929 में सप्रू समिति बनाई गई श्रमिक कल्याण के लिए, और 1931 में जॉन हेनरी समिति बनाई गई रेलवे श्रमिक आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे श्रमिक के लिए जो समिति बनाई गई थी वो जॉन हेनरी विटले समिति थी, ये मुख्य रूप से रेलवे श्रमिकों के लिए बनाई गई थी। तो ये याद रखना, ये टेबल कंटेंट है, ये पूरी तरीके से रटने वाली चीजें होती हैं, पर सवाल आते रहते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से पहले भी बने हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। एक बार रेलवे का विकास भी देख लेते हैं, ऑल्दो हम देख चुके हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है बाल गंगाधर तिलक का। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चलती है मुंबई से थाने के बीच में। इसमें लगभग 400 गेस्ट बैठे हुए थे, 400 गेस्ट बैठे हुए थे, 14 कैरेजेस इसमें लगे हुए थे, और 33 किलोमीटर की इसने यात्रा लगभग तय की थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो 1831-32 में भारत में विलियम बेंटिक के काल में रेल निर्माण का सुझाव दिया गया कि भारत को अगर हमें और ज़्यादा शोषण करना है, इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना है, तो भारत में रेल का विकास भी हमें करना चाहिए, इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट भी हमें करना चाहिए। 1836 में सर A.P. कॉटन ने मद्रास से बंबई तक रेल लाइन बिछाने का सुझाव रखा। 1844 में भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, और इसी के साथ 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य
पहली रेल का संचालन होता है। निजी कंपनियों ने बनाया था, जैसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने मुंबई से ठाणे और ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने कोलकाता से रानीगंज के बीच में रेल लाइन बिछाई थी। इसमें ब्रिटिश पूंजीपतियों का निवेश था और भारत सरकार ने ऋण लिया था। बदले में भारतीय राजस्व से 5% लाभांश और ऋण की अदायगी, जिसे हमने धन का बहिर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला है। फिर 1902 में थॉमस रॉबर्टसन आयोग बना और इसी आयोग की सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में रेलवे का सबसे अधिक विकास हुआ है। अब देखिए, जाकर के देखिएगा तो सवाल पूछा गया है कि किस वायसराय के शासनकाल में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। तो लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ थॉमस रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश के आधार पर। थॉमस रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश के आधार पर। फिर एकवर्थ आयोग 2021 में बनाया गया लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा और इसने सलाह दी थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर देना चाहिए। 1924-25 में इसे लागू किया लॉर्ड रीडिंग ने। फिर 2017 में विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर पुनः इसको आम बजट में मिला दिया गया। तो यही बातें हैं प्रमुख जो आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है। एक बार हम भारत के अकाल आयोग भी देख लेते हैं। प्रमुख अकाल तो हम देख ही चुके हैं, अकाल आयोग की भी बात कर लेते हैं कि अकालों से निपटने के लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए। तो कर्नल स्मिथ समिति ये 1860-61 में बनाई गई थी, दिल्ली में जब अकाल आया था। जॉन कैंपबेल समिति, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमने देखा था कि उड़ीसा में एक अकाल आया था जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जॉन कैंपबेल समिति बनाई गई थी। तो इसने यही कहा था कि स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, सरकार को भी कुछ काम करने चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ काम करने चाहिए। गवर्नमेंट ने यह कहा था कि ये सब हमारा काम नहीं है, अकाल से लोग मर रहे हैं तो मरने दो, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एनजीओज होते हैं, ये जाकर के लोगों की मदद करेंगे, सरकार इसमें क्या कर सकती है, ऐसा रवैया था। स्ट्रेची आयोग, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। स्ट्रेची आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाकर के देखिएगा तो प्रश्न आपको मिलेगा कि स्ट्रेची आयोग का संबंध किस चीज से था। तो स्ट्रेची आयोग अकाल से निपटने के लिए बनाया गया था साथियों। तो 1880 में ये पहला अकाल आयोग माना जाता है। ऑफिशियली इसका नाम ही इसी दुर्भिक्ष आयोग, हमने अभी पढ़ा था। पहला दुर्भिक्ष आयोग या पहला अकाल आयोग फर्स्ट फ्यामिन कमीशन माना जाता है इसे, फर्स्ट फ्यामिन कमीशन, ठीक है। और इसने कहा था कि एक अकाल कोष बनाना चाहिए और इसी वजह से 1883 में अकाल संहिता लाई गई, फ्यामिन कोड लाया गया। इसने कहा था कि एक फ्यामिन फंड होना चाहिए कि जब भी अकाल आएगा तो उस फंड में से पैसे निकाल करके लोगों की मदद कीजिएगा। तो स्ट्रेची आयोग पहला अकाल आयोग है। स्ट्रेची कमीशन फर्स्ट फ्यामिन कमीशन है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में यह बनाया गया था। लायन आयोग जो कि लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय बनाया गया। 1896-97 में एक बहुत बड़ा अकाल आया तो इसने भी स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमति दी थी। एंटनी मैकडोनल आयोग ये कर्जन के समय बनाया गया। इसने कहा था कि अकाल पड़ने पर नैतिक नीति और ग्राम स्तर के कार्यों को हमें बढ़ाना चाहिए। जॉन वुडहेड आयोग 45 में बनाया गया। देखो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेची आयोग ही है कि प्रथम अकाल आयोग कौन सा था, किसने बनाया था, वो याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक क्लास अब हम करेंगे जिसमें हम ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक नीतियों का अध्ययन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।